20 साल पहले अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में भारतीय दूतावास की चारदीवारी के पार से काला धुआं किसी मृगतृष्णा की तरह उठ रहा था। स्वचालित बंदूकों की तीखी गड़गड़ाहट, चीखें और इमारतों के ढहने की भारी गूंज मिलकर नरक का एक सिम्फनी बजा रही थीं। उस तबाही के बीच तत्कालीन मेजर ईशानी सिंह एक टूटे हुए संचार उपकरण को पकड़े हुए थीं। उनकी विशेष टुकड़ी स्थानीय सशस्त्र समूह के अचानक हमले में पूरी तरह से घिर चुकी थी। जिन राजनयिकों को बचाना था वे दहशत में थे और टीम के सदस्य एक एक करके गिर रहे थे। कमांडर मैम, दुश्मन ने सेक्टर तोड़ दिया है, हम और नहीं टिक सकते। उप टीम लीडर कैप्टन विक्रम राठौर ने अपने बुलेट प्रूफ हेलमेट के नीचे से बहते खून के साथ रिपोर्ट किया। उनकी आंखों में थकान स्पष्ट थी, लेकिन अपनी कमांडर के प्रति उनका विश्वास अटूट था। मुझे पता है, लेकिन मदद अभी बहुत दूर है। अगर हम यहां हारे तो सब खत्म हो जाएगा, ईशानी ने दांत पीसते हुए कहा। ठीक उसी पल दुश्मन द्वारा फेंका गया एक ग्रेनेड हवा में एक चाप बनाता हुआ दूतावास की मुख्य इमारत की लॉबी के बीच में आ गिरा, जहां वे छिपे हुए थे। एक पिंग की धीमी आवाज जो मौत का संकेत थी, के साथ ही बचने या सोचने का समय नहीं था। जब सबने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया है, एक विशाल शरीर ने उन्हें ढक लिया। वह कैप्टन विक्रम राठौर थे। उन्होंने अपने शरीर को ढाल बनाकर ईशानी और आसपास के राजनयिकों को बचा लिया। धड़ाम! दुनिया को हिला देने वाले एक धमाके के साथ छर्रों और शॉकवेव ने उनकी पीठ को चीर कर रख दिया। ईशानी की चीख के बावजूद वह पहले ही अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। उनके मुंह से लाल खून बह निकला। उन्होंने अपनी आखिरी ताकत से ईशानी का हाथ पकड़ा और अपनी जेब से एक मुड़ी तुड़ी तस्वीर निकालकर उनके हाथ में थमा दी। यह एक नवजात शिशु की तस्वीर थी जो मासूमियत से मुस्कुरा रहा था। कमांडर मैम, यह मेरा बेटा अर्जुन है, कृपया मेरे बेटे का। उनके शब्द वहीं खत्म हो गए। उनकी आंखें अपने दूर देश के आसमान की ओर देखते हुए खुली रह गईं और फिर कभी बंद नहीं हुई। उस दिन ईशानी सिंह बच गईं। यह कैप्टन विक्रम राठौर के महान बलिदान के कारण ही संभव हुआ। उन्होंने अपने साथी के ठंडे शरीर को गले लगाकर पूरी रात खामोशी से आंसू बहाए और उन्होंने कसम खाई वह उस वादे को जीवन भर अपने दिल में बसा कर रखेंगी जिसने उनकी जान बचाई थी। वह अपने जीवन की कीमत पर भी उनके बेटे अर्जुन राठौर की रक्षा करेंगी। 20 साल बीत गए। ईशानी सिंह अब भारत की राजधानी नई दिल्ली के दिल की रक्षा करने वाली राष्ट्रीय राजधानी रक्षा कमांड की कमांडर 3 सितारा लेफ्टिनेंट जनरल बन चुकी थीं। उनके नाम के आगे अग्निपंख का एक श्रद्धा मिश्रित उपनाम जुड़ गया था, जिसका अर्थ था जो आग की लपटों में भी कभी नहीं मरती और राख से फिर से जन्म लेती है। उन्होंने अपना वादा निभाया था। वह एक गुमनाम हितैषी बनकर कैप्टन विक्रम राठौर के परिवार की गुप्त रूप से मदद करती रहीं और अंत में जब उनका बेटा अर्जुन बड़ा होकर अपने पिता के नक्शेकदम पर चलते हुए सेना में शामिल हुआ तो उन्होंने उसे अपनी कमान के तहत सबसे सुरक्षित और सबसे सक्षम अधिकारियों वाली सूचना और संचार बटालियन में तैनात कर दिया। उन्होंने सोचा कि यह कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर चुके अर्जुन की प्रतिभा का उपयोग करने के लिए सबसे अच्छी जगह है। लेकिन उनकी यह परवाह एक अप्रत्याशित त्रासदी का बीज बो रही थी। एक देर रात उनके कार्यालय में एक फोन आया। यह कैप्टन विक्रम राठौर की पत्नी और अर्जुन की मां थी। फोन के दूसरी तरफ से आ रही उनकी आवाज निराशा और भय से कांप रही थी। जनरल मैम, मुझे माफ कर दीजिए इतनी देर रात फोन करने के लिए, लेकिन अब और नहीं। प्लीज मेरे अर्जुन को बचा लीजिए। ईशानी का दिल डूब गया। आंटी जी, शांत हो जाइए और धीरे धीरे बताइए अर्जुन को क्या हुआ है। मुझे नहीं पता, वह आजकल बहुत अजीब व्यवहार कर रहा है। छुट्टी पर घर आता है तो भी अपने कमरे में बंद रहता है, किसी से बात नहीं करता। कल रात तो वह सोते सोते चीख कर जाग गया। जब मैंने पूछा कि यूनिट में कुछ हुआ है क्या, तो वह बिल्कुल मुंह नहीं खोलता, बस कहता रहता है कि सब ठीक है। प्लीज प्लीज आप एक बार मेरे बेटे से मिल लीजिए। शायद जनरल मैम की बात वह सुन ले। ईशानी को तुरंत एहसास हो गया यह साधारण सैन्य जीवन में तालमेल न बिठा पाने की समस्या नहीं है। अर्जुन की मां की आवाज में उन्होंने 20 साल पहले मौत के डर से कांप रहे युवा सैनिकों की आवाज सुनी। ठीक है आंटी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं कल खुद जाकर उससे मिलूंगी। अगले दिन सुबह ईशानी सिंह ने अपनी अलमारी के कोने से वे साधारण कपड़े निकाले जो उन्होंने कई सालों से नहीं पहने थे।
उन्होंने अपनी शानदार जनरल की वर्दी और कंधों पर बोझ डालने वाले 3 सितारों को उतार दिया। इसके बजाय उन्होंने एक पुरानी ग्रे रंग की साड़ी और एक मोटे फ्रेम वाला चश्मा पहना। उन्होंने अपने बालों को सादगी से बांध लिया और लगभग कोई मेकअप नहीं किया। शीशे के सामने खड़ी उनकी छवि राष्ट्रीय राजधानी रक्षा कमांड की कठोर कमांडर की नहीं, बल्कि अपने बेटे के सैन्य जीवन के बारे में चिंतित एक साधारण और विनम्र मां की थी। उन्होंने सोचा कि उनकी असली पहचान अर्जुन के सैन्य जीवन में थोड़ी सी भी बाधा नहीं बननी चाहिए। वह नहीं चाहती थीं कि अर्जुन पर यह आरोप लगे कि वह कमांडर की पहुंच के कारण आरामदायक सैन्य जीवन जी रहा है। वह केवल 20 साल पहले शहीद हुए अपने साथी के बेटे के बारे में चिंतित एक साधारण परिचित के रूप में चुपचाप अर्जुन से मिलकर वापस आना चाहती थीं। उन्होंने अपनी आधिकारिक कार के बजाय अपनी पुरानी निजी कार निकाली और उस यूनिट की ओर चल पड़ी जहां अर्जुन सेवा दे रहा था। जैसे जैसे वह यूनिट के करीब पहुंचती गईं, उनका दिल भारी होता गया। जीवन भर एक कमांडर के रूप में अपनी यूनिट्स को ऊपर से देखने वाली ईशानी के लिए नीचे से यूनिट का दरवाजा खटखटाने की यह स्थिति अजीब और असहज थी। यूनिट के संतरी पोस्ट पर पहुंचकर वह कार से उतरी और आगंतुक कक्ष की ओर बढ़ी। आगंतुक कक्ष के रिसेप्शन डेस्क पर अहंकार से भरा एक हवलदार अपनी टांगों को क्रॉस करके बैठा हुआ स्मार्टफोन देख रहा था। उसकी नेमप्लेट पर प्रताप यादव नाम लिखा था। वह इस यूनिट का असली पावर सेंटर और सभी भ्रष्टाचार के केंद्र में बैठे कर्नल भैरव सिंह शेखावत का सबसे ब्लाइट परबिधी वफादार गुर्गा था। सुनिए, ईशानी ने सावधानी से कहा, लेकिन हवलदार प्रताप ने सिर भी नहीं उठाया। उसने स्क्रीन से नजरें हटाए बिना चिढ़कर पूछा, क्या है? मैं मिलने का अनुरोध करने आई हूं। सूचना और संचार बटालियन के सिपाही अर्जुन राठौर से मिलना है। तब जाकर हवलदार प्रताप ने सिर उठाया। उसने ईशानी को सिर से पांव तक ऐसे देखा जैसे उसकी कीमत आंक रहा हो। देहाती साड़ी, मोटा चश्मा और बिना मेकअप का चेहरा। उसके होंठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान फैल गई। अर्जुन राठौर? अच्छा, वो किताबी कीड़ा। आप उसकी कोई मौसी वासी लगती हैं क्या? उसके शब्दों में छिपा तिरस्कार साफ झलक रहा था। ईशानी की मुट्ठी अनजाने में ही उसके कोट की जेब में कस गई। अपने 30 साल के सैन्य जीवन में उन्होंने ऐसा अपमान कभी नहीं सुना था, लेकिन उन्होंने खुद को रोका। अभी वह अग्निपंख नहीं, बल्कि अर्जुन के पिता की परिचित थीं। जी, मैं उसके पिता की परिचित हूं। बस थोड़ी देर मिलकर हाल चाल पूछकर चली जाऊंगी। अभी व्यस्त हूं, उधर जाकर इंतजार करो। हवलदार प्रताप ने फिर से अपना ध्यान स्मार्टफोन पर लगा लिया। ईशानी चुपचाप एक कोने में पड़ी कुर्सी पर जाकर बैठ गईं। 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट समय बीतता गया, लेकिन किसी ने उन्हें नहीं बुलाया। हवलदार प्रताप ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे वह भूल ही गया हो कि वह वहां है। वह दूसरे आगंतुकों का काम पहले निपटा रहा था और अपने साथियों से मजाक करते हुए समय बिता रहा था। यह स्पष्ट रूप से जानबूझकर की गई उपेक्षा थी। ईशानी फिर से डेस्क पर गईं। सुनिए हवलदार साहब, मुझे और कितना इंतजार करना पड़ेगा? मुझे एक जरूरी काम है। अरे, आप अभी तक गई नहीं। प्रताप ने उसे ऐसे देखा जैसे वह एक कीड़ा हो। मैंने कहा ना, मैं व्यस्त हूं। और वो अर्जुन, वो अभी काम पर है, इसलिए उससे मिलना नहीं हो सकता। तो आप बस वापस चली जाइए। काम पर? आपने पहले तो ऐसा कुछ नहीं कहा। बहुत बोलती हैं आप। आंटी जी, सेना के मामलों को आप जैसी आम नागरिक क्या समझेंगी जो बहस कर रही हैं? उसकी आवाज ऊंची हो गई और आगंतुक कक्ष में मौजूद अन्य लोगों की नजरें उन पर टिक गईं। ईशानी का चेहरा अपमान से जल रहा था, लेकिन उन्होंने खुद को नियंत्रित किया और एक बार फिर अनुरोध किया, तो कम से कम यह बता दीजिए कि उसका काम कब खत्म होगा। मैं बाहर इंतजार कर लूंगी। यह मैं कैसे बता सकता हूं? काम करते करते देर भी हो सकती है। ठीक उसी पल आगंतुक कक्ष के एक कोने में बैठे एक असाधारण रूप से बड़े और डरावने दिखने वाले सैनिक ने अपने हाथ में पकड़े कोल्ड ड्रिंक के कैन को जोर से जमीन पर पटकते हुए ताना मारा। वह इस यूनिट के कमांडर कर्नल भैरव सिंह शेखावत का बेटा रोहन शेखावत था। वह अपने पिता की पहुंच के दम पर यूनिट में एक राजा की तरह रहता था और खासकर कमजोर और बिना किसी पृष्ठभूमि वाले अर्जुन राठौर को निशाना बनाकर परेशान करता था। अरे, तो उस पढ़ाकू कीड़े से मिलने यही आंटी आई हैं। वो कमजोर साला हर वक्त कंप्यूटर के सामने घुसा रहता है और किताबें पढ़ता रहता है। मनहूस कहीं का।
वह अपनी कुर्सी से उठा और ईशानी की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगा, लेकिन उस कमजोर के परिचित के हिसाब से आपकी आंखों में कुछ ज्यादा ही आग है। आंटी जी, कहीं आप पुराने जमाने की कोई गुंडी तो नहीं रही? उसके अपमानजनक शब्दों पर उसके आसपास खड़े चमचे खिलखिलाकर हौंस पड़े। हवलदार प्रताप यादव इस दृश्य का आनंद ले रहा था और हाथ बांधकर बस देखता रहा। ईशानी का धैर्य अब जवाब दे रहा था। वह अपनी असली पहचान बताकर इन घमंडी और सड़े हुए लोगों को वहीं धूल चटा देना चाहती थीं। लेकिन उन्होंने अर्जुन के बारे में सोचा और आखिरी बार खुद को रोक लिया। क्या मेरा अर्जुन सच में ठीक है? प्लीज बस एक बार उसका चेहरा देखने दीजिए, प्लीज। उन्होंने सिर झुकाकर विनती की। उनके कंधे हल्के से कांप रहे थे। रोहन शेखावत उनकी इस हालत को देखकर और भी अकड़ने लगा। उसने अपनी उंगली से ईशानी के कंधे को छूते हुए कहा, अरे अरे, यहां आंसू क्यों बहा रही हो? यह कोई ड्रामा थिएटर है क्या? सुना है उसका बाप भी जल्दी टपक गया था, इसीलिए क्या खानदान में ही रोने धोने की आदत है? कैप्टन विक्रम राठौर, देश के लिए अपनी जान देने वाला एक नायक, उनकी जान बचाने वाला, उस महान बलिदान का अपमान इस कीड़े जैसे लड़के के गंदे मुंह से होते ही ईशानी के अंदर दबी हुई आखिरी लगाम टूट गई। जैसे ही रोहन के मुंह से मरे हुए कैप्टन विक्रम राठौर का अपमान करने वाले शब्द निकले, ईशानी की दुनिया एक लाल धुंध में डूब गई। उनके कानों से सारी आवाजें गायब हो गईं और केवल उनके दिल की धड़कन ढोल की तरह सुनाई दे रही थी। 30 सालों में उन्होंने कभी भी किसी निजी भावना के कारण एक सैनिक के कर्तव्य को नहीं भुलाया था, लेकिन यह क्षण एक अपवाद था। उनका शरीर उनकी इच्छा से पहले ही हरकत में आ गया। उन्होंने बिजली की गति से रोहन का हाथ पकड़ा और उसकी पूरी बांह में बहने वाले एक प्रेशर पॉइंट को सटीक रूप से दबा दिया। यह एक ऐसी तकनीक थी जिसका इस्तेमाल विशेष बलों के कमांडो दुश्मन को काबू करने के लिए करते हैं, जो अत्यधिक दर्दनाक होती है लेकिन कोई बाहरी निशान नहीं छोड़ती। आह! रोहन के मुंह से एक जानवर जैसी चीख निकली। एक 100 किलो से ज्यादा वजन का एक हट्टा कट्टा लड़का एक साधारण दिखने वाली अधेड़ उम्र की महिला की पकड़ में बिना किसी प्रतिरोध के ढह गया। उसके हाथ में पकड़ा कोला का कैन जमीन पर गिर गया और छपाक की आवाज के साथ बुलबुले छोड़ने लगा। ये औरत पागल हो गई है क्या? क्या कर रही हो? स्थिति की गंभीरता को समझते हुए हवलदार प्रताप यादव देर से चिल्लाया और उसकी ओर दौड़ा। वह एक पूर्व सैन्य पुलिसकर्मी था और उसे अपनी ताकत और लड़ने की क्षमता पर बहुत गर्व था, लेकिन उसकी भारी भरकम हरकतें ईशानी की आंखों में एक धीमी गति वाले वीडियो की तरह लग रही थीं। ईशानी ने रोहन की कलाई को छोड़े बिना अपने शरीर को थोड़ा घुमाकर प्रताप के मुक्के से बचा और साथ ही उसकी कोहनी से उसके पेट के बीच स्थित एक मर्म स्थान पर सटीक प्रहार किया। धम्म की एक भारी आवाज। प्रताप ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था और अह की कराह के साथ 2 कदम पीछे हट गया। उसने अपने पेट को पकड़ लिया और अविश्वास भरी आंखों से ईशानी को देखा। आगंतुक कक्ष पल भर में एक युद्ध के मैदान में बदल गया। दूसरे आगंतुक चीखते हुए पीछे हट गए और रोहन के चमचे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि उनका राजा एक अनजान आंटी द्वारा केवल 2 चालों में इतनी बुरी तरह से कैसे हार गया। चुप रहो, क्या कर रही हो? तुरंत उसका हाथ छोड़ो, वरना मैं मिलिट्री पुलिस को बुला लूंगा, प्रताप ने दर्द सहते हुए चिल्लाया। ईशानी ने रोहन की कलाई को और भी कसकर पकड़ लिया और बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा, तेरी गंदी जुबान ने अभी किसका नाम लेने की जरूरत की थी? एक बार फिर से भौंक। तेरी गंदी जुबान ने अभी किसका नाम लेने की जरूरत की थी? एक बार फिर से भौंक कर बता। उसकी आवाज में एक ऐसी जानलेवा ठंडक थी जो एक साधारण आंटी में कभी नहीं हो सकती थी। रोहन ने अपने जीवन में पहली बार ऐसा डर महसूस किया और पूरे शरीर से कांपने लगा, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आंखों में आंसू और नाक का पानी मिल गया था। ठीक उसी पल संगीत बत्तियां बंद हो गईं और एक तेज अलार्म बजने लगा। ये क्या है? बिजली चली गई? नहीं, यह साइबर हमले का अलार्म है। हमारी यूनिट का पूरा कंप्यूटर नेटवर्क हैक हो रहा है। आगंतुक कक्ष में अत्यधिक अफरा तफरी मच गई। हवलदार प्रताप यादव सहित सभी अधिकारी घबराकर इधर उधर भागने लगे। कंट्रोल रूम को रिपोर्ट करो। अरे, फोन भी काम नहीं कर रहा। धत्त तेरी की, आखिर हो क्या रहा है? इस सारी गड़बड़ी के पीछे इस यूनिट का कमांडर कर्नल भैरव सिंह शेखावत था। उसे रक्षा मंत्रालय के अचानक निरीक्षण की खबर पहले ही मिल गई थी।
और अपने सैन्य सामानों की हेराफेरी और डेटा लीक से जुड़े सबूतों को मिटाने के लिए उसने सबसे साहसी और खतरनाक योजना बनाई थी। उसने बाहरी भाड़े के हैकरों को अपनी ही यूनिट के डेटा सर्वर पर हमला करने के लिए काम पर रखा था। उसकी योजना बहुत सावधानीपूर्वक बनाई गई थी। उसने जानबूझकर सिस्टम के एक विशेष हिस्से में एक नकली कमजोरी छोड़ देखा। एक साम भाड़े फाड़े के भाड़े अपनी ही यूनिट के डेटा सर्वर पर हमला करने के लिए दी थी और हैकरों को वहीं से घुसने के लिए निर्देशित किया था। हैकर सिस्टम को ठप कर देंगे और उसके द्वारा बताए गए डेटा को नष्ट कर देंगे और फिर वह इस पूरी स्थिति की जिम्मेदारी सूचना और संचार बटालियन की अक्षमता और लापरवाही पर डाल देगा, जिसमें अर्जुन राठौर भी शामिल था, जिसे वह हमेशा से एक कांटे की तरह समझता था। अगर किस्मत अच्छी रही तो वह अर्जुन को बाहरी हैकरों के साथ मिले हुए एक आंतरिक साजिशकर्ता के रूप में फंसाकर हमेशा के लिए सेना से बाहर निकाल सकता था। उसे विश्वास था कि उसकी योजना एकदम सही है। उसे सपने में भी नहीं पता था कि उसके उस उत्तम अपराध के घटनास्थल पर भारत की सबसे बड़ी रणनीतिकार और एक जीवित आतंकवाद रोधी विशेषज्ञ अग्निपंख एक साधारण आंटी के भेष में बैठी हुई थी। अराजकता और चीखों से भरे आगंतुक कक्ष में जब सब घबराकर इधर उधर भाग रहे थे, केवल एक व्यक्ति ईशानी सिंह शांत थी। वह किसी भी कमांडर से ज्यादा तेजी और सटीकता से स्थिति का विश्लेषण कर रही थी। यह कोई साधारण रैंसमवेयर हमला नहीं है, यह एक सैन्य ग्रेड एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट एक्ट हमला है। इसका उद्देश्य सिस्टम को ठप करना नहीं, बल्कि किसी विशेष डेटा को चुराना या नष्ट करना है। उनकी आंखें एक शिकारी पक्षी की तरह तेज हो गईं। वह अपनी जगह से उठीं और दीवार पर लगे आपातकालीन इंटरकॉम की ओर दौड़ी। फिर उन्होंने घबराकर खड़े हवलदार प्रताप यादव की ओर आदेशात्मक लहजे में चिल्लाया, हवलदार, तुरंत कमांड कंट्रोल रूम और सूचना संचार कक्ष के सारे फिजिकल नेटवर्क केबल निकलवा दो। बाहरी दुनिया से कनेक्शन पूरी तरह से काटना होगा। जी आंटी जी, आप क्या जानती हैं जो? चुप रहो और जैसा कहा है वैसा करो। एक एक सेकंड कीमती है, यह एक आदेश है। उसकी आवाज में ऐसी निर्विवाद सत्ता और विश्वास था कि प्रताप अनजाने में ही जी ठीक है मैम कहकर बाहर की ओर दौड़ पड़ा। ईशानी आगंतुक कक्ष के कोने में पड़े एक प्रशासनिक कंप्यूटर के सामने बैठ गईं, जो आपातकालीन बिजली पर मुश्किल से चल रहा था। फिर आसपास के लोगों को हैरान करते हुए उन्होंने अविश्वसनीय गति से कीबोर्ड पर टाइप करना शुरू कर दिया। उनकी उंगलियां किसी पियानो वादक की तरह जटिल कमांड टाइप कर रही थीं। काली स्क्रीन पर हरे अक्षर किसी झरने की तरह बह रहे थे। वह यूनिट के फायरवॉल सिस्टम में सीधे घुसकर हमले के स्रोत का पता लगाने लगी। असंभव, ये आंटी कौन है? क्या यह एक हैकर हैं या रॉ से? आगंतुक कक्ष में बचे कुछ लोग सांस रोके हुए उनके इस करतब को देख रहे थे। तभी कर्नल भैरव सिंह शेखावत स्थिति की रिपोर्ट पाकर एक सख्त चेहरे के साथ आगंतुक कक्ष में घुस आया। वह यह देखने आया था कि उसकी योजना सफलतापूर्वक चल रही है या नहीं। यह सब क्या हंगामा है? सभी नागरिक बाहर। उसकी बात कंप्यूटर के सामने बैठी ईशानी सिंह को देखकर बीच में ही रुक गई। ईशानी ने मॉनिटर से नजरें हटाए बिना उससे कहा, कर्नल भैरव सिंह, तुम्हारी यूनिट का फायरवॉल 3 साल पुराना मॉडल है। एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल भी पुराना है, जिसका तोड़ बाजार में आसानी से उपलब्ध है। क्या तुम्हें लगता है कि इस स्तर की सुरक्षा से तुम दिल्ली की रक्षा करने वाली एक यूनिट की जानकारी को सुरक्षित रख सकते हो? उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक ऐसी ठंडक थी जैसे वह सब कुछ जानती हो। कर्नल शेखावत का चेहरा सफेद पड़ गया। यह औरत आखिर है कौन? ईशानी अपनी जगह से उठी। फिर उन्होंने स्तब्ध खड़े कर्नल और अन्य अधिकारियों की ओर ऐसे समझाना शुरू किया जैसे वह कोई लेक्चर दे रही हों। यह हमला बाहर से नहीं, अंदर से शुरू हुआ है। यह एक जानबूझकर बनाए गए बैकडोर के जरिए आया है। हमले के पैटर्न को देखकर लगता है कि इसका मकसद पूरे सिस्टम को नष्ट करना नहीं है। यह केवल सैन्य सामान प्रबंधन डेटा और एक निश्चित अवधि के सीसीटीवी वीडियो रिकॉर्डिंग को ही निशाना बना रहा है। ठीक वैसे ही जैसे कोई अपने अपराध के सबूत मिटाना चाहता हो। उनका हर एक शब्द कर्नल के दिल में एक खंजर की तरह चुभ रहा था। और हमले का स्रोत, हालांकि एक चीनी सर्वर का उपयोग करके एक नकली आईपी के रूप में दिखाया गया है, वास्तव में इस यूनिट से केवल 5 किलोमीटर दूर एक ऑफिस बिल्डिंग से आ रहा है।
शायद तुम्हारे भाड़े के हैकर वहीं होंगे। वह यह सब कैसे जान सकती थीं? वह अपने रॉ एजेंट के दिनों में भारत की शीर्ष साइबर युद्ध विशेषज्ञ भी थीं। उन्होंने खुद राष्ट्रीय सुरक्षा ग्रिड सिस्टम के बुनियादी प्रोटोकॉल को डिजाइन और बनाया था। वह उसे कैसे नहीं जान सकती थीं? कर्नल भैरव सिंह शेखावत अब उसे डर से ज्यादा श्रद्धा की भावना से देख रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी उत्तम योजना एक अनजान आंटी द्वारा केवल 10 मिनट में पूरी तरह से उजागर कर दी गई थी। तुम आखिर हो कौन? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। ईशानी ने जवाब देने के बजाय अपनी जेब से अपना पुराना और मोटा फ्रेम वाला चश्मा निकाला। फिर उन्होंने अपने कसकर बंधे बालों को खोल दिया। यह एक बहुत छोटा सा बदलाव था, लेकिन उनका पूरा व्यक्तित्व बदल गया। एक साधारण और विनम्र आंटी की छवि गायब हो गई और उसकी जगह पर बुद्धि और करिश्मे से भरी एक ठंडी रणनीतिकार की छवि उभर आई। उन्होंने कर्नल को सीधे देखते हुए अंत में कहा, मैं यह देखने आई हूं कि तुम जैसे कचरे जो पवित्र वर्दी पहनकर देश के नाम पर अपनी जेबें भरते हैं, कैसे काम करते हैं। और अब मेरी जांच पूरी हो गई है। उनके आखिरी शब्दों के साथ ही आगंतुक कक्ष के बाहर गलियारे से दर्जनों सैन्य जूतों की आवाजें जमीन को हिलाती हुई उनकी ओर आ रही थीं। न्याय का समय आखिरकार शुरू हो गया था। ईशानी सिंह के आखिरी शब्द किसी भविष्यवाणी की तरह आगंतुक कक्ष की हवा में गूंज रहे थे। जब गलियारे के दूसरी तरफ से भारी भरकम सैन्य जूतों की आवाज जमीन को हिलाती हुई करीब आ रही थी, कर्नल भैरव सिंह शेखावत ने एक सहज खतरे की भावना से अपनी कमर पर लगी पिस्तौल निकाल ली। उसके हाथ अपने 20 साल के सैन्य जीवन में कभी महसूस न किए गए अत्यधिक भय से कांप रहे थे। हिलो मत, कोई नहीं हिलेगा, वह पागलों की तरह चिल्लाया और बंदूक ईशानी की ओर तान दी। उसकी आंखों में अब एक ठंडे दिमाग वाले कमांडर की कोई झलक नहीं थी, केवल जाल में फांसे एक जानवर की सनक बाकी थी। आखिर तुम हो कौन? किस यूनिट से हो? क्या तुम उत्तर से भेजी गई जासूस हो? ईशानी ने अपने दिल पर तनी हुई ठंडी बंदूक के सामने भी अपनी पलकें नहीं झपकाईं। इसके विपरीत उन्होंने उसे घृणा और दया की मिश्रित दृष्टि से देखा। कर्नल भैरव सिंह, क्या तुम्हारी आखिरी छटपटाहट बस इतनी ही है? सचमुच निराशाजनक है। ठीक उसी पल आगंतुक कक्ष का दरवाजा पूरी तरह से खुल गया और अंदर भारत के सबसे अनुशासित और प्रतिष्ठित सैनिक एक त्रुटिहीन पंक्ति में दाखिल हुए। वे राष्ट्रपति के अंगरक्षक थे, जिनकी वर्दी पर नीला और सुनहरा प्रतीक चमक रहा था। उनकी सफेद औपचारिक वर्दी इस अस्त व्यस्त जगह को शुद्ध करती हुई प्रतीत हो रही थी। उनका आगमन इस पूरी अवास्तविक स्थिति का चरम बिंदु था। कर्नल भैरव सिंह शेखावत सहित यूनिट के सभी अधिकारी अपने प्रतीक देखा सामने ठार थमा दृश्य को अविश्वास में मुंह खोले हुए देखते रह गए। अंगरक्षकों की टुकड़ी के सबसे आगे एक प्रभावशाली कद काठी का मेजर खड़ा था। वह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का प्रत्यक्ष सहायक और अंगरक्षकों का फील्ड कमांडर था। उसने बंदूक ताने कांप रहे शेखावत पर एक नजर भी नहीं डाली और आंखें मेजर सीधे ईशानी सिंह की ओर चला गया। और फिर उसने एक ऐसा ऐतिहासिक दृश्य प्रस्तुत किया जिसने वहां मौजूद सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया। उसने पुरानी देहाती साड़ी पहने ईशानी के सामने एक घुटना टेक दिया और फिर उसने अपने साथ लाई हुई एक उच्च स्तरीय सैन्य औपचारिक वर्दी को दोनों हाथों से सम्मानपूर्वक, जैसे कोई पवित्र वस्तु भेंट कर रहा हो, उनकी ओर बढ़ाया। उसकी आवाज सम्मान और निष्ठा से भरी हुई, दृढ़ और स्पष्ट रूप से पूरे आगंतुक कक्ष में गूंज उठी। कमांडर मैम, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के आदेश पर हम आपकी वर्दी लेकर हाजिर हैं। सलाहकार महोदय ने संदेश भेजा है। अब समय आ गया है कि राख में सोया अग्निपंख फिर से अपनी ज्वालाओं को हवा दे। अग्निपंख, उस कोडनेम को सुनते ही कर्नल भैरव सिंह शेखावत के हाथ से पिस्तौल धड़ाम से गिर गई। उसकी बची खुची समझ भी जवाब दे गई थी। वह अच्छी तरह से जानता था कि सेना के शीर्ष अधिकारियों के बीच केवल एक किंवदंती के रूप में सुना जाने वाला यह कोडनेम किसका है। ईशानी ने बिना कुछ कहे घुटने टेके हुए मेजर के हाथ से वर्दी ले ली। उन्होंने दर्जनों लोगों के सामने अपनी पुरानी साड़ी का पल्लू हटाया और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने भारतीय सेना की लेफ्टिनेंट जनरल की वर्दी पहनी, जिस पर 3 सितारे शान से चमक रहे थे। जब उन्होंने अपनी वर्दी को ठीक किया और फिर से सिर उठाया
तो वह अब एक साधारण आंटी नहीं थीं। वह भारत के दिल की रक्षा करने वाली सबसे मजबूत और सबसे सुंदर ज्वाला अग्निपंख स्वयं थीं। उन्होंने स्तब्ध होकर उन्हें देख रहे कर्नल शेखावत और अन्य सभी अधिकारियों की ओर इस्पात जैसी ठंडी और स्पष्ट आवाज में अपनी असली पहचान बताई। मैं भारतीय सेना की लेफ्टिनेंट जनरल, राष्ट्रीय राजधानी रक्षा कमांड की कमांडर ईशानी सिंह हूं, और मैं 20 साल पहले तुम जैसे कचरे से निपटते हुए शहीद हुए कैप्टन विक्रम राठौर की जीवित कमांडर हूं। अब मैं पूछती हूं, अपनी कमांडर पर अपनी गंदी बंदूक तानने वाला तू कौन होता है? उनके आखिरी शब्द किसी गरज के समान थे। कर्नल भैरव सिंह शेखावत उस भारी दबाव के नीचे वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके मुंह से केवल अस्पष्ट कराहें निकल रही थीं। उस क्षण से यूनिट की पूरी कमान लेफ्टिनेंट जनरल ईशानी सिंह के हाथ में आ गई। उन्होंने तुरंत एक ऑपरेशनल आपातकाल की घोषणा की और पूरी यूनिट को सील कर दिया। अभी से यह यूनिट मेरे सीधे नियंत्रण में है। सभी संचार काट दिए जाएं और सभी प्रवेश और निकास प्रतिबंधित किए जाएं। कर्नल भैरव सिंह शेखावत और इस साइबर हमले और उसे छिपाने की कोशिश में शामिल सभी अधिकारियों को तुरंत उनके पदों से हटा दिया जाए, मौके पर ही गिरफ्तार किया जाए और विशेष पूछताछ कक्ष में बंद कर दिया जाए। उनके आदेश बिना किसी रुकावट के और निरपेक्ष थे। राष्ट्रपति के अंगरक्षक और उनकी गुप्त रूप से तैयार की गई मिलिट्री पुलिस की विशेष टीम ने व्यवस्थित रूप से पूरी यूनिट पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। जब सारा हंगामा शांत हो गया तो ईशानी ने चिकित्सा कक्ष में अलग रखे गए सिपाही अर्जुन राठौर को अपने अस्थायी कार्यालय में बुलाया। अर्जुन, कमांडर मैम। अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि अपने पिता की दोस्त, जो रातों रात आंटी से कमांडर बन गई थी, के सामने कैसे व्यवहार करे। कोई बात नहीं, अब सब खत्म हो गया है। तुम मुझे आराम से ईशानी मौसी कह सकते हो। ईशानी के गर्मजोशी भरे शब्दों से अर्जुन अपने रोके हुए आंसू नहीं रोक पाया। उसने पिछले कुछ महीनों में अपने साथ हुए सभी अन्यायपूर्ण व्यवहार और कर्नल भैरव सिंह शेखावत के भ्रष्टाचार के बारे में सब कुछ बता दिया। उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने मुंह खोला तो वे मुझे मेरे पिता जैसा बना देंगे। मुझे पता है, इसीलिए तुम अकेले यह सारा बोझ उठा रहे थे। बहुत बहादुर हो अर्जुन। तुम अपने पिता से कम बहादुर सैनिक नहीं हो। जब ईशानी उसके कंधे थपथपा रही थीं, तो अर्जुन को कुछ याद आया और उसने अपनी जेब से एक छोटी सी यूएसबी निकाली। मौसी, नहीं कमांडर मैम, मैंने एहतियात के तौर पर कुछ फाइलों का बैकअप बना लिया था। यह वह निर्णायक सबूत था जिसे उसने कर्नल भैरव सिंह शेखावत के कंप्यूटर से चुपके से निकालकर छिपाया था। इसमें एक एन्क्रिप्टेड डबल एंट्री लेजर फाइल थी जिसमें पिछले कुछ सालों में कर्नल द्वारा चुराए गए सैन्य सामान और बाहरी अवैध कंपनियों के साथ किए गए सौदों का विवरण था। बहुत अच्छा किया अर्जुन, सच में बहुत अच्छा किया। इसके साथ हम इन लोगों को जड़ से उखाड़ फेंक सकते हैं। ईशानी ने यूएसबी को कसकर पकड़ लिया। अब जवाबी हमले की आखिरी पहेली का टुकड़ा मिल गया था। कर्नल भैरव सिंह शेखावत की गिरफ्तारी और अर्जुन द्वारा सौंपे गए निर्णायक सबूत ने सेना के भीतर एक विशाल भ्रष्टाचार की श्रृंखला को उजागर करने की चिंगारी लगा दी। ईशानी के नेतृत्व में विशेष जांच दल की जांच राष्ट्रीय राजधानी रक्षा कमांड से आगे बढ़कर पूरे रक्षा मंत्रालय तक फैल गई। इस प्रक्रिया में कई आंतरिक दुश्मनों का पर्दाफाश हुआ। वे उच्च स्तरीय जनरल थे जिन्होंने दशकों से सेना जैसे बंद संगठन के भीतर एक दूसरे के भ्रष्टाचार पर पर्दा डालते हुए एक विशाल भ्रष्टाचार का कार्टेल बना लिया था। जब उन्हें लगा कि उनका साम्राज्य ढहने वाला है तो उन्होंने ईशानी को रोकने के लिए हर संभव साधन का इस्तेमाल किया। उन्होंने मीडिया का इस्तेमाल करके उसे एक ऐसी खतरनाक महिला कमांडर के रूप में चित्रित किया जो व्यक्तिगत बदला लेने के लिए पूरी सेना को खतरे में डाल रही है। उन्होंने राष्ट्रपति तो भाजमाती महिला कमांडर के रूप में चित्रित किया। भवन और संसद में लगातार दबाव डालकर उसकी जांच को रोकने की कोशिश की। ईशानी को चारों ओर से दुश्मनों से घिरे एक अकेले युद्ध की शुरुआत करनी पड़ी, लेकिन वह डरी हुई नहीं थी। उनके साथ उन पर पूरा भरोसा करने वाले राष्ट्रपति 20 साल पहले शहीद हुए एक साथी का बेटा और अनगिनत युवा सैनिक थे जिनकी उन्हें रक्षा करनी थी। उन्होंने खुद पर लगे आरोपों के लिए आयोजित संसदीय सुनवाई में गर्व से भाग लिया। माननीय सांसदगण, मैं आज यहां अपने व्यक्तिगत सम्मान के लिए नहीं लड़ रही हूं।
मैं यहाँ 20 साल पहले देश के लिए अपनी जान देने वाले एक नायक के नाम पर और इस क्षण भी चुपचाप अपनी चौकियों पर देश की रक्षा कर रहे लाखों सैनिकों के नाम पर खड़ी हूं। उन्होंने शेखावत के कंप्यूटर से मिले भ्रष्टाचार के सभी सबूतों को वहीं पर सार्वजनिक कर दिया। वह घिनौनी सच्चाई जो अब तक सैन्य रहस्य के नाम पर छिपाई गई थी, सबके सामने आ गई। संसद में हंगामा मच गया और जनता गुस्से में थी। अब कोई भी राजनीतिक दबाव उसकी तलवार को नहीं रोक सकता था। अग्निपंख के पंखों की फड़फड़ाहट ने आखिरकार भारतीय सेना पर छाई हुई पुरानी और भ्रष्ट अंधेरे की चादर को हटाना शुरू कर दिया। हाँ, उसका असली युद्ध अब शुरू हुआ था। लेफ्टिनेंट जनरल ईशानी सिंह द्वारा संसदीय सुनवाई में फोड़ा गया बम भारतीय सेना को हिला देने वाले एक बड़े भूकंप की शुरुआत थी। सिपाही अर्जुन राठौर द्वारा जान पर खेलकर बचाई गई यूएसबी, गिरफ्तार किए गए भाड़े के हैकरों के कबूलनामे और कर्नल भैरव सिंह शेखावत के आंतरिक खुलासों ने भ्रष्टाचार के उस घिनौने चेहरे को अकाट्य सबूतों के साथ उजागर कर दिया था, जो अब तक पूरी तरह से पर्दे के पीछे था। राष्ट्रपति के सीधे आदेश पर गठित विशेष संयुक्त जांच दल की तलवार बिना किसी भेदभाव के सेना के सबसे गहरे कोनों तक पहुंच रही थी। जांच की पूरी जिम्मेदारी स्वाभाविक रूप से लेफ्टिनेंट जनरल ईशानी सिंह की थी। वह अब अग्निपंख नामक कोई मिथकीय प्राणी नहीं थी। वह सड़े हुए घाव को काटने वाली एक निर्दयी सर्जन थी। पहला निशाना स्वाभाविक रूप से घटना का केंद्र सूचना और संचार बटालियन थी। कर्नल भैरव सिंह शेखावत और हवलदार प्रताप यादव सहित दर्जनों भ्रष्ट अधिकारियों को अपनी वर्दी उतारकर कैदियों के कपड़े पहनने पड़े। उन्होंने पिछले कुछ सालों में जो सैन्य सामान चुराया था, उसका मूल्य केवल कागजों पर ही सैकड़ों करोड़ रुपए का था। वे सैन्य सामान को नागरिक बाजार में सस्ते दामों पर बेचकर उस मुनाफे से आलीशान जीवन जी रहे थे। उनके गुप्त लॉकरों से सोने की सिल्लियां, विदेशी मुद्रा के बंडल और महंगी घड़ियां किसी युद्ध की लूट की तरह निकल रही थीं। जांच यहीं नहीं रुकी। ईशानी ने जांच का दायरा शेखावत के साथ मिली भगत करने वाली बाहरी रक्षा कंपनियों और आईटी फर्मों तक बढ़ा दिया। शुरू में कंपनी के प्रतिनिधि यह कहकर इनकार करते रहे कि यह एक सामान्य सौदा था, लेकिन तलाशी के दौरान मिले दोहरे बही खातों और गुप्त बैंक खातों के विवरण के सामने उन्हें भी घुटने टेकने पड़े। यह भारतीय सेना के इतिहास में सबसे बड़ी सफाई अभियान थी। हर सुबह अखबार और समाचार चैनल नए उजागर हुए भ्रष्टाचार के आरोपों और कल तक आसमान छूने वाले जनरलों की हथकड़ियों में झकड़ी हुई चौंकाने वाली तस्वीरों से भरे रहते थे। लेकिन बुराई की जड़ें सोची हुई से कहीं ज्यादा गहरी और मजबूत थीं। जब छायादार शक्तियों को यह एहसास हुआ कि ईशानी की तलवार सेना के शीर्ष यानी उनके दिल की ओर बढ़ रही है, तो उन्होंने अपना आखिरी जवाबी हमला शुरू किया। उनका जवाबी हमला बंदूक या तलवार से नहीं, बल्कि मीडिया और राजनीति जैसे अधिक चालाक और घटिया हथियारों से हुआ। एक सुबह एक रूढ़िवादी अखबार के पहले पन्ने पर एक संपादकीय छपा, जिसका शीर्षक था अत्यधिक जांच का विवाद। लेफ्टिनेंट जनरल ईशानी सिंह, सेना को नष्ट करने वाली एक रानी लक्ष्मीबाई। संपादकीय की सामग्री चालाकी से लिखी गई थी। यह ईशानी की न्यायपूर्ण जांच को स्वीकार करने का नाटक करते हुए यह तर्क दे रहा था कि उसकी जांच व्यक्तिगत प्रतिशोध से प्रेरित है और इसके कारण सेना का मनोबल गिर रहा है और राष्ट्रीय सुरक्षा में एक गंभीर खाई पैदा हो रही है। यह तथ्य सामने आया है कि लेफ्टिनेंट जनरल ईशानी सिंह का अपना बेटा उस यूनिट में सेवा करते हुए अनुशासनहीनता के लिए दंडित किया गया था और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यह जांच उसी का बदला हो सकती है। अत्यधिक जांच के कारण सेना के भीतर स्वस्थ वरिष्ठ अधीनस्थ संबंध भी टूट रहे हैं और कमांडर अब जिम्मेदारी से बचने के लिए साहसिक निर्णय लेने से कतरा रहे हैं। लेख ने तथ्यों और झूठ को चालाकी से मिलाकर ईशानी को एक ऐसी अहंकारी कमांडर के रूप में चित्रित किया जो संगठन के सामंजस्य को तोड़ रही है। उस लेख के बाद, जैसे कि पहले से तय हो, रूढ़िवादी मीडिया और पूर्व सैनिकों के संगठनों ने एक साथ उस पर आलोचना की बौछार शुरू कर दी। संसद में भ्रष्ट शक्तियों से मिले कुछ विपक्षी सांसदों ने लेफ्टिनेंट जनरल ईशानी सिंह के अधिकारों के दुरुपयोग पर एक विशेष सुनवाई की मांग शुरू कर दी। ईशानी को ऐसा लगा जैसे वह चारों ओर से दुश्मनों से घिरे एक अकेले द्वीप पर फंस गई हों। उनकी मेज पर प्रोत्साहन के पत्रों से ज्यादा गुमनाम धमकी भरे पत्र जमा हो रहे थे। एक औरत की वजह से पूरी सेना हिल रही है।
अगर तुरंत नहीं रुकी तो याद रखना तेरा बेटा सलामत नहीं रहेगा। दीदी, अब बस भी करो, यह बहुत खतरनाक है, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हें भी कुछ हो जाए। उनकी जुड़वां बहन अंजलि ने आंसू भरी आंखों से उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन ईशानी का संकल्प अटल था। अंजलि, यह इस बात का सबूत है कि वे डर रहे हैं। इसका मतलब है कि हम उनकी सबसे दुखती रग पर वार कर रहे हैं। अगर हम यहां रुक गए तो हम हमेशा के लिए हार जाएंगे। वह जानती थीं कि इन सभी गलतफहमियों और धमकियों के पीछे सेना के शीर्ष पर एक विशाल छाया है, और उस छाया की असलियत को दुनिया के सामने लाने के लिए अब केवल जांच रिपोर्ट ही काफी नहीं थी। उन्हें जनता के दिलों को छूने के लिए एक ज्यादा शक्तिशाली हथियार की जरूरत थी। उन्होंने ठीक उसी दिन, जब उनके खिलाफ सुनवाई होनी थी, रक्षा मंत्रालय में एक आपातकालीन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उनके इस फैसले से पूरा रक्षा मंत्रालय हिल गया। जनरल ईशानी, पागल हो गई हो क्या? अभी बाहर जाकर क्या कहने वाली हो? यह आदेश की अवहेलना है, तुरंत इसे रद्द करो। आसपास के सभी लोगों ने उन्हें रोका, लेकिन कोई भी उनके संकल्प को नहीं तोड़ सका। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैकड़ों पत्रकार जमा हो गए थे। फ्लैशलाइट्स किसी तूफान की तरह चमक रही थीं। मंच पर खड़ी ईशानी ने अपने तैयार भाषण को एक तरफ रख दिया और फिर एक स्थिर आवाज में अपनी कहानी शुरू की। सम्मानित देशवासियों, मैं आज यहां राष्ट्रीय राजधानी रक्षा कमांड की कमांडर के रूप में नहीं, बल्कि 20 साल पहले देश के लिए अपनी जान देने वाले स्वर्गीय कैप्टन विक्रम राठौर की जीवित कमांडर के रूप में खड़ी हूं। उन्होंने 20 साल पहले अफगानिस्तान में हुई उस दुखद घटना की सच्चाई पहली बार दुनिया के सामने रखी। एक साथी का महान बलिदान और उसका अपने बेटे के लिए किया गया आखिरी मार्मिक अनुरोध। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं उनके बेटे की रक्षा अपनी जान देकर भी करूंगी, लेकिन मैं वह वादा नहीं निभा सकी। जिस सेना की मुझे रक्षा करनी थी, वह 20 साल बाद भी भ्रष्टाचार और हिंसा से सड़ रही थी, और मेरे साथी का बेटा उसी सड़ी हुई व्यवस्था के अंदर पीड़ा झेल रहा था। उनकी आवाज भावनाओं से भर गई और एक पल के लिए कांप गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक खामोशी छा गई। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी जांच सेना के सम्मान को ठेस पहुंचा रही है, लेकिन मैं पूछना चाहती हूं, क्या अपने अधीनस्थों को मौत के मुंह में धकेलना और जनता के खून पसीने की कमाई को अपनी जेब भरने के लिए इस्तेमाल करना एक सम्मानित सैनिक का काम है? क्या सच्चाई को दबाना और दर्द से मुंह मोड़ना वह सम्मान है जिसकी हमें रक्षा करनी चाहिए? उन्होंने अपने कंधे पर लगे 3 सितारों की ओर इशारा किया। मेरे विचार में एक सैनिक का सच्चा सम्मान इस रैंक में नहीं है। यह सबसे निचले स्तर पर सबसे ज्यादा पीड़ा झेल रहे सैनिक के आंसू पोंछने वाले एक गर्मजोशी भरे दिल में है, और यह किसी भी बाहरी दबाव के आगे झुके बिना अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले इस्पात जैसे साहस में है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक कोने में खड़े सिपाही अर्जुन राठौर को मंच पर बुलाया। देशवासियों, इस युवा सैनिक को देखिए। यह सैनिक इस बात का जीता जागता सबूत है कि हमारी सेना आज सच्चा साहस क्या होता है यह भूल चुकी है। उसने भारी हिंसा और धमकियों के बीच भी अपनी अंतरात्मा की आवाज को नहीं मरने दिया। इस युवा के साहसी खुलासे के बिना हम आज भी उस विशाल भ्रष्टाचार की सच्चाई से अनजान रहते और एक सड़ती हुई सेना के भीतर जी रहे होते। फ्लैशलाइट्स अर्जुन की ओर मुड़ गईं। वह घबराया हुआ था, लेकिन अब डरा हुआ नहीं था। वह अपनी कमांडर की पीठ के पीछे मजबूती से खड़ा था। ईशानी ने अपने आखिरी शब्द उन अदृश्य छायाओं की ओर एक युद्ध की घोषणा की तरह कहे जो इस पूरी घटना के पीछे से सब कुछ नियंत्रित कर रही थीं। मैं आज से अपने बचे हुए सैन्य इन युद्ध की घोषणा की तरह जीवन और अपनी जान को भी इस युद्ध में दांव पर लगाती हूं, ताकि इस धरती पर दूसरा या तीसरा अर्जुन राठौर पैदा न हो। मैं सेना के सबसे गहरे कोने में छिपे आखिरी परजीवी को भी अपने हाथों से उखाड़ फेंकूंगी। यह देश और मेरे पहले चले गए साथियों के सामने मेरा आखिरी वादा है। उनका भाषण समाप्त होते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। उन्होंने अपने खिलाफ सभी राजनीतिक हमलों को केवल एक सच्चे भाषण से पूरी तरह से पलट दिया था। उन्होंने अपने शरीर से यह साबित कर दिया था कि यह लड़ाई केवल कानून और सबूतों की नहीं, बल्कि जनमत की लड़ाई है। उस दिन के बाद उनकी आलोचना करने वाली सभी राय उन्हें समर्थन देने वाली एक विशाल लहर में बदल गई। अग्निपंख एक बार फिर राख के ढेर से और भी मजबूती से उड़ान भर रहा था। लेफ्टिनेंट जनरल ईशानी सिंह की सच्ची प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे भारत को हिला देने वाले एक बड़े हैर के ज़ा था। तूफान का केंद्र बन गई।
उन्होंने जो सच्चाई का पत्थर फेंका, उसने भ्रष्टाचार और चुप्पी से जमे हुए सेना रूपी विशाल तालाब में एक ऐसी लहर पैदा कर दी जिसे अब वापस नहीं लिया जा सकता था। एक राष्ट्रीय नायिका के रूप में उभरने के बाद अब कोई भी राजनीतिक दबाव या कोई भी अदृश्य छाया उनके रास्ते में नहीं आ सकती थी। राष्ट्रपति के सीधे नियंत्रण वाले विशेष संयुक्त जांच दल ने जनता के समर्थन के साथ आखिरी बचे हुए पवित्र स्थान की ओर अपनी तलवार तान दी। वह इस सारे भ्रष्टाचार के शिखर पर बैठा हुआ जनरल युद्धवीर प्रताप था। युद्धवीर ने आखिरी दम तक छटपटाया। उसने अपनी सारी शक्ति और संपर्कों का इस्तेमाल करके जांच में बाधा डालने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जिन सहयोगियों पर उसे भरोसा था वे अब उसकी गर्दन पर सबसे तेज गवाह बन चुके थे। कर्नल भैरव सिंह शेखावत सहित भ्रष्टाचार की श्रृंखला के सभी लोगों ने अपनी सज्जा को थोड़ा कम करने के लिए युद्धवीर के सभी आपराधिक कारनामों का पर्दाफाश कर दिया। अंततः भारतीय सेना के इतिहास में पहली बार एक सेवारत 4 सितारा जनरल को देशद्रोह और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों जैसे सबसे गंभीर आरोपों में तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया। उसे हथकड़ियों में रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय से बाहर निकलते हुए टीवी पर पूरे देश में लाइव दिखाया गया। यह भात्रा मेले की मुख्यालय से गंभीर आरोपों में एक समय देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले सर्वोच्च कमांडर का सबसे शर्मनाक पतन था। मुकदमा तेजी से और सख्ती से चला। अदालत में उन अनगिनत लोगों की गवाहियां हुईं जो युद्धवीर और उसकी शक्तियों के कारण अन्यायपूर्ण रूप से शिकार हुए थे। वे अधिकारी जो उसके भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने की कोशिश करते हुए रहस्यमय दुर्घटनाओं का शिकार हो गए थे। वे एनसीओ जिन्हें उसके व्यापार में बाधा बनने के कारण अपमानजनक रूप से सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर किया गया था और 20 साल पहले अपने पिता को खोने वाला अब एक होनहार सैनिक बन चुका सिपाही अर्जुन राठौर। सभी सबूतों के सामने युद्धवीर अंततः टूट गया। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और उसका दशकों से बनाया गया भ्रष्टाचार का साम्राज्य इतिहास के पन्नों में खो गया। युद्धवीर नामक विशाल कैंसर कोशिका को हटाने के बाद भारतीय सेना को आखिरकार सच्चे उपचार और सुधार का समय मिला। लेफ्टिनेंट जनरल ईशानी सिंह इस पूरी प्रक्रिया के केंद्र में थीं। उन्होंने न केवल भ्रष्ट शक्तियों को खत्म किया बल्कि एक ऐसी स्वस्थ और पारदर्शी प्रणाली बनाने में भी अपना सब कुछ लगा दिया जहां ऐसी त्रासदियां दोबारा न हों। उनके नेतृत्व में सेना के सभी आंतरिक ऑडिट सिस्टम और कार्मिक प्रणालियों में पूरी तरह से सुधार किया गया। ईशानी दिशानिर्देश नामक नए मानवाधिकार संरक्षण नियम बनाए गए और सैन्य खरीद में भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए निगरानी प्रणाली को मजबूत किया गया। सबसे बड़ा बदलाव अर्जुन राठौर से शुरू हुआ। इस घटना के माध्यम से उसने महसूस किया कि उसकी प्रतिभा केवल कंप्यूटर गेम खेलने या कोडिंग करने में नहीं है, बल्कि देश की साइबर सुरक्षा की रक्षा करने जैसे एक बड़े मिशन में इस्तेमाल की जा सकती है। उसकी अद्भुत क्षमता को देखते हुए ईशानी ने उसे रक्षा मंत्रालय के सीधे नियंत्रण वाले साइबर सुरक्षा कमांड में स्थानांतरित कर दिया। वहां अर्जुन ने अपनी प्रतिभा को पूरी तरह से निखारा और भारत को धमकी देने वाले अदृश्य दुश्मनों से लड़ने वाले एक शीर्ष साइबर योद्धा के रूप में विकसित हुआ। वह अब अपने पिता की छाया में छिपा हुआ या वरिष्ठों की हिंसा से डरा हुआ एक कमजोर युवक नहीं था। उसने अपनी ताकत से अपने पिता की तरह ही एक नए नायक का मार्ग बनाना शुरू कर दिया था। घटना के पूरी तरह से समाप्त होने के 1 साल बाद एक गर्म वसंत के दिन नई दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर एक बहुत ही विशेष और गंभीर समारोह आयोजित किया जा रहा था। यह 20 साल पहले अफगानिस्तान में शहीद हुए स्वर्गीय कैप्टन विक्रम राठौर सहित उस समय के सभी शहीद विशेष टीम के सदस्यों के लिए एक मरणोपरांत वीरता पुरस्कार समारोह था। उनकी मृत्यु, जिसे अब तक केवल ऑपरेशन के दौरान मृत्यु के रूप में दर्ज किया गया था, इस घटना के माध्यम से अंततः यह साबित हो गया था कि यह देश को धोखा देने वाले एक आंतरिक दुश्मन से लड़ते हुए एक वीर बलिदान था। समारोह में राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री सहित देश के शीर्ष गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए और शोक संतप्त परिवारों के प्रतिनिधि के रूप में अब एक होनहार सूचना अधिकारी बन चुके लेफ्टिनेंट अर्जुन राठौर अपने पिता की तस्वीर को गोद में लिए बैठे थे। राष्ट्रपति ने स्वयं पुरस्कार प्रदान किया। भारत सरकार
देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले स्वर्गीय कैप्टन विक्रम राठौर के महान बलिदान और अदम्य सैनिक भावना का सम्मान करते हुए उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित करती है। राष्ट्रपति ने अपने पिता की ओर से पुरस्कार प्राप्त करने आए लेफ्टिनेंट अर्जुन राठौर के सीने पर सीधे पदक लगाया। उस क्षण अर्जुन की आंखों से गर्म आंसू बह निकले। ऐसा लगा जैसे 20 साल से उसके पिता के दिल पर जो बोझ था वह आखिरकार उतर गया हो। समारोह समाप्त होने के बाद सभी मेहमान चले गए, लेकिन 3 लोग लंबे समय तक स्मारक के पास खड़े रहे। ईशानी सिंह, उनकी बहन अंजलि और अर्जुन राठौर। ईशानी ने अपनी बहन की वर्दी पर लगे चमकते हुए 3 सितारा रैंक को देखा और फिर उन्होंने लेफ्टिनेंट अर्जुन राठौर को देखा, जो अब उनसे भी ज्यादा होनहार सैनिक बन गया था। उन्होंने 20 साल पहले खून और आग के बीच मरते हुए अपने साथी कैप्टन विक्रम राठौर की आखिरी नजर को याद किया। मेरे बेटे अर्जुन का, कृपया। उन्होंने धीरे से अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। अर्जुन जी, कमांडर मैम। नहीं, ईशानी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे सिर्फ मौसी कहो। मैं अब तुम्हारी कमांडर नहीं हूं। मैं तुम्हारे पिता की एक पुरानी साथी और तुम्हारी एक मजबूत परिवार हूं। उन्होंने अपनी जेब से एक पुराना लिफाफा निकाला। यह उनका स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आवेदन था। दीदी, अंजलि ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। ईशानी अपनी बहन की ओर मुस्कुराई। अंजलि, मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है। 20 साल पहले विक्रम के प्रति मेरे मन में जो कर्ज था, मुझे लगता है कि मैंने वह सब चुका दिया है। अब मैं भी अपना जीवन जीना चाहती हूं। गोलियों की आवाज से दूर एक साधारण खुशी महसूस करते हुए उन्होंने अर्जुन के पिता के पदक को सावधानी से निकालकर उसके हाथ में थमा दिया। यह तुम्हारे पिता का था और अब यह तुम्हारा है। तुम्हारे पिता एक ऐसे नायक थे जिन्हें किसी से सम्मान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी। वह स्वयं एक नायक थे और अब तुम भी अपने पिता के नक्शेकदम पर चलने वाले इस देश के एक महान नायक बनोगे। यह मत भूलना। अर्जुन की सबसे बड़ी ताकत सबसे दयालु हृदय से निकलती है। अर्जुन अपने पिता का पदक पकड़े हुए गर्म आंसू बहाते हुए सिर हिलाया। ईशानी दोनों को पीछे छोड़कर धीरे धीरे स्मारक की पहाड़ी से नीचे उतरने लगी। उनके कंधों पर बोझ डालने वाले 3 सितारों का वजन वसंत की हवा की तरह हल्का महसूस हो रहा था। उन्होंने आसमान की ओर देखा। नीले आसमान में उन्हें एक अग्निपंख का भ्रम दिखाई दिया, जो अपना सारा बोझ उतारकर आजादी से उड़ रहा था। युद्ध समाप्त हो गया था, लेकिन उन्होंने जो साहस और आशा के बीज बोए थे, वे अब एक नई पीढ़ी के दिलों में अंकुरित हो रहे थे। उनकी असली विरासत रैंक या पदक नहीं, बल्कि उन युवा सैनिकों के दिलों में हमेशा जीवित रहेगी